हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार रेखा पंचोली जी हैं। रेखा पंचोली जी से इनके जीवन परिचय से हम रूबरू होंगे। साथ ही इन्होंने साहित्यिक यात्रा कब प्रारंभ की ये इनसे बखूबी जानेंगे। साथ ही इनसे ये भी हम जानेंगे कि ये कहाँ से हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। आइए बात करते हैं रेखा पंचोली जी से। रेखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा रेखा पंचोली का नमस्कार। रेखा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप साहित्य सृजन से जुड़ी। जी, मैं सवाई माधोपुर से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जी सवाई माधोपुर ही हुई है, पूरी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह। जी, वैसे सवाई माधोपुर के पास सिवाड़ ग्राम है, बिल्कुल, जो हमारा मूल गांव है। जी, और मेरे पिता का जन्म वहीं हुआ है। मैं भी बचपन में वहाँ रही हूँ थोड़े जी दिन। जी, और आरंभ से हम लोग सवाई माधोपुर रहे। जी। रेखा जी, आपका साहित्य सृजन का जो रुख हुआ वो कब हुआ? वैसे तो मेरी बचपन से ही अभिरुचि थी और इसका कारण, इसका श्रेय मैं अपने पिता को दूंगी जी, कि उन्होंने बचपन से ही हमें बहुत कहानियाँ वो सुनाते थे बचपन में। और हमें चंपक, नंदन, बाल भारती जैसी मैगजीन्स, वो पत्रिकाएं ला करके देते थे। जी जी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही मैं पढ़ती थी और वो कई बार मुझे राइमिंग वर्ड्स देते थे कविता बनाने के लिए। बिल्कुल। तो तभी से मेरी कविता बनाने में अभिरुचि है। जी, हालांकि बचपन में तो वैसे ही तो कांत कविताएं मैं जी जी लिखती जी। थी। रेखा जी, आपके साहित्यिक गुरु आप किसे मानती हैं? जी, मैं अपने साहित्यिक गुरु मेरे पिता को ही मानती हूँ। जी, और उसके बाद जो एक मुझे एक तरह से गाइड करने वाली जो महिला हैं, जी, वो कोटा की ही सरला अग्रवाल है, जी, जो अब नहीं रही हैं। जी, पर मैं उन्हें श्रेय देती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे जो मेरी कहानियाँ लिख रही थी जी, उनको पढ़ करके, क्योंकि होता क्या है कि लेखक को शुरू में, आरंभ में झिझक होती है बिल्कुल, कि क्या मेरी कहानियाँ या मेरी कविताएं इस योग्य है, सुनाई जाने जी योग्य जी हैं। जी, तो उन्होंने मुझे मेरी कहानी पढ़ करके और कहा कि नहीं, मैं अच्छी कहानियाँ लिख रही हूँ जी, और अच्छा लिख सकती हूँ। जी। रेखा जी, आपने जो साहित्य सृजन किया वो जी। किन किन विधाओं में किया और किस विधा में कितना लिख चुके आप? जी, मैं ज़्यादातर मैं कहानियाँ लिखती हूँ और कहानियाँ पढ़ती भी रही हूँ जी, और कहानियों में ही मेरी विशेष अभिरुचि है। जी, तो कविताएं भी मैं लिखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति जब लिखना शुरू करता है, कोई भी बिल्कुल। लेखक, तो उसकी जो यात्रा है वो कविताओं से ही आरंभ होती है। बिल्कुल। तो मैंने भी कविता 11वीं कक्षा से लिखना आरंभ कर दिया था। जी जी, और 11वीं में ही मेरी एक कविता देश की धरती अखबार में प्रकाशित हुई। जी जी, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला। दूसरी एक कविता मैंने जनसंख्या वृद्धि पर लिखी थी जी। उस समय। तो मुझे बड़ी ऐसी मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय भी मुझे ये एक समस्या लगती थी जी, जो आज एक विस्फोटक स्थिति में है। तो मेरी दूसरी कविता उस पर थी जी, और उसको मेरे को मंच पे सुनाने का अवसर मिल गया मेरे जी, स्कूल में ही, जी, एक कार्यक्रम में। तो इस तरह से मेरी एक विधिवत काव्य से शुरू हुई यात्रा। जी, और बाद में सवाई माधोपुर आकाशवाणी पर मेरी कहानी प्रसारित हुई। जी, जी, कहानी लिखने के लिए उस समय मुझे मेरे जो भाई हैं, मेरा छोटा भाई है जी, जी, अतुल श्रोत्रिय, उसने मुझे कहा कि दीदी आप कहानी लिखो। और ये लोग, वो वहाँ उस समय आकाशवाणी में काम करते थे। बिल्कुल, तो उन्होंने कि इस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेख आते हैं कहानीकार, मुझे लगता है दीदी भी अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। तो फिर मैंने एक कहानी लिखी और मेरी पहली कहानी वहाँ से प्रसारित हुई। जी जी,
और एक कहानी मेरी, ये मेरा कहानियों की जो ये वाली यात्रा है वो मेरी जी लगभग 23 साल की उम्र से आरंभ हुई। और दूसरी कहानी मैंने सरला अग्रवाल जी को भी दिखाई थी, और जी। मेरे बेटे ने, राहुल पंचोली उसका नाम है जी तो राहुल ने पढ़ी, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे जो नई जनरेशन जो कहती बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो उससे हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। तो उसने मेरी कहानी पढ़ी, तुम क्यों हार गई माँ। उसको पढ़ के उसने कहा कि ये ऐसी कहानियाँ मैगजीन्स में प्रकाशित होती हैं, मैंने पढ़ी हैं, जी आप इसको किसी मैगजीन में भेजो। जी और वो कहानी मैंने मधुमती में, जो राजस्थान साहित्य अकादमी की जी है, उसमें भेजी और वो प्रकाशित हुई। जी वहाँ मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, और आज इतना वो नहीं है, उस समय मैगजीन्स बड़ी बहुत बड़े, बहुत रोल था उनका। ये हाँ, मैगजीन्स का बड़ा रोल था प्रोत्साहन देने के लिए, बिल्कुल प्रोत्साहन बहुत मिलता था। उनमें पत्र भी आते थे पाठकों के, वो हम पढ़ते थे। ये आज से 10 से ज़्यादा 12-13 साल पुरानी बात। जी जी तो कई पाठकों के पत्र आए। दिलीप भाटिया, एक रावत भाटा के हैं, उनका एक लेटर मेरे पास आया। जी उनको वो कहानी बहुत पसंद आई, और तब से फिर ये कहानी की यात्रा मेरी जी। चल पड़ी। रेखा जी, साहित्य सृजन करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। ये जब लिखते हैं तो अपने हाथों में होती है, जब इसका प्रसारण या कहीं प्रकाशित होती है तब आपको कैसा अनुभव हुआ होगा? जब प्रथम बार किसी कहीं प्रकाशित हो या प्रसारण हो तो कैसा अनुभव हुआ आपको? मुझे लगता है कि जब हमारी कहानी या कोई कविता प्रकाशित होती है, प्रसारित होती है, प्रसारित से ज़्यादा प्रकाशन में लेखक को ज़्यादा वो संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जो पाठकों की प्रतिक्रिया है वो उसके लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार होती है। पुरस्कार से बड़ा पुरस्कार जी। मुझे लगता है वो होती है जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं होती है। जी। और आज से 10-12 साल पहले वो मतलब ज़्यादा मिला करती थी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना बिल्कुल ज़्यादा है। तो पत्र जो हैं वो बड़े पहले मिला करते थे। जी जी 12-13 साल पहले। रेखा जी, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है और कौन सी कृति अब आपकी आने वाली है? जी, मेरी सबसे पहली कहानी की पुस्तक है जी भीगी पलकों में उजास, जो मैं साथ लेकर आई हूँ। बिल्कुल 2010 या 11 में वो प्रकाशित हुई। जी जी और बोधि प्रकाशन से जी प्रकाशित हुई थी। वो मेरी पहली कृति है। इसके बाद कई जो है गद्य संग्रहों में जी जो प्रकाशित होते हैं कहानी के, उनमें मेरी कहानियाँ प्रकाशित हुई। और इधर मैगजीन्स में काफ़ी मेरी कहानियाँ गई, जिनमें हंस, राजस्थान पत्रिका, मधुमती, हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा, ये मुख्य हैं, तो इनमें मेरी प्रकाशित हुई। इसके बाद मेरी दूसरी कृति 2022 में आई, जो उपन्यास है एक, लॉकडाउन एंड कोचिंग सिटी कोटा। जी जी रेखा जी, आपका जो साहित्य प्रकाशन हुआ तो कई अकादमियों से आपको सहायता मिली? जी हाँ, मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से 10,000 का अनुदान अपनी पहली पुस्तक भीगी पलकों में उजास पर मिला है। जी रेखा जी, आपने काव्य यात्रा भी लिखी, कई कविताएं भी आपने लिखी, कोई कविता वो हमारे दर्शकों को सुनाए? जी, मेरी 90 कविताएं लगभग मैं लिख चुकी हूँ जी, और वो कई पद्य संग्रहों में भी प्रकाशित हुई हैं, कई मैगजीन्स में भी प्रकाशित हुई हैं, मधुमती में भी मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। बसंत और फागुनी बयार। देख बसंत को फागुनी बयार इठलाकर मुस्काई, देख बसंत को फागुनी बयार इठलाकर मुस्कराई,
झूम उठा बसंत भी, उसने ताल से ताल मिलाई। वाह, बहुत बढ़िया। बिखर गए बसंत धरती पर, रंग तुम्हारे चारों ओर, रंग बिरंगी चुनरी पहन, हो गई वसुधा भाव विभोर। कुछ रंग मैं भी चुरा लूं क्या, कुछ रंग मैं भी चुरा लूं क्या, बोलो मैं भी होली मना लूं क्या। वाह, बहुत बढ़िया। अमराइयों में कोयल कुहुक रही है, नाच रहे हैं मोर। अमराइयों में कोयल कुहुक रही है, नाच रहे हैं मोर। फूलों पर गुनगुन करते भंवरे, पपीहे मचाए शोर। वाह। डोल रहा बागों में बसंत, हर कली कली मुस्काए। डोल रहा बागों में बसंत, हर कली कली मुस्काए। झूम रहा पत्ते पत्ते में फागुन, डाली डाली लहराए। थोड़ी मस्ती मैं भी गले लगा लूं क्या, बोलो मैं भी होली मना लूं क्या। थोड़ी मस्ती मैं भी गले लगा लूं क्या, बोलो मैं भी होली मना लूं क्या। चेहरे कुछ बेरंग से हैं, चेहरे कुछ बेरंग से हैं, कुदरत बिखेर रही रंग चारों ओर। वाह, बहुत बढ़िया। दिल है कुछ अंधियारे से, सन्नाटों का पहरा, चुप्पी का है दौर। बिल्कुल। चेहरे कुछ बेरंग से, कुदरत बिखेर रही रंग चारों ओर। दिल है कुछ अंधियारे से, सन्नाटों का पहरा, चुप्पी का है दौर। जलती होली में ये दर्द, ये तम गहरा जला दूं क्या। जलती होली में ये दर्द, ये तम गहरा जला दूं क्या। ढोल ताशों से ये सन्नाटा, ये चुप्पी दूर भगा दूं क्या। थोड़ा रंग इनको भी लगा दूं क्या, बोलो मैं भी होली मना लूं क्या। बहुत तो ये एक होली और जो प्रकृति बसंत का एक संबंध मुझे लगा, उसी को मैंने इस कविता में जी कहने का प्रयास किया। रेखा जी, आप साहित्य सृजन करती हैं। हाड़ौती में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य में मतलब प्रभाव पड़ा? जी, हाड़ौती में जो अभी मतलब जो हाड़ौती के लेखक हैं, उसमें उसकी परंपरा में मैं सरला अग्रवाल का नाम लूँगी और क्षमा चतुर्वेदी जी का नाम लूँगी। इसके अलावा अतुल कनक हैं जी, वो भी अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा लिखते हैं और अच्छा लगता है उनका। जी जी, अतुल चतुर्वेदी हैं। और अब बहुत सारे लेखक हैं। प्रेम जी प्रेम, इनकी कविताएं हम सुना करते थे। बहुत मंच पे आते थे तो सवाई माधोपुर में हम लोग सुनने जाया करते थे। उस टाइम हम पढ़ते थे तो अच्छी लगती थी उनकी कविताएं। और वैसे मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, वर्तमान में जो कहानीकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, इन सब की कहानियाँ बड़ी पसंद आती हैं। मन्नू भंडारी जी। रेखा जी, आप कहानीकार भी हैं। आपने कहानियों के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया? जी, मैं मेरी जो पहली पुस्तक है वो महिलाओं के महिला विमर्श पर ही है जी। तब मुझे आज से 10-15 साल मुझे ये लगता था कि महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है या ज़्यादा अच्छी नहीं रही है जी। तो वो सारी कन्या भ्रूण हत्या और इन सब को लेकर लिखी गई हैं। नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, इन सभी पर ये सारी कहानियाँ हैं जी। लेकिन अभी मेरा जो एक नया और दूसरा संग्रह है जी, जो आ रहा है, उसमें मेरा दायरा है वो थोड़ा विस्तृत हुआ है। वो महिलाओं की स्थिति से हटकर कहीं थोड़ा आगे भी बढ़ा है। उसमें मुझे कुछ और चीज़ें जो हैं वो लगती हैं, जैसे दाम्पत्य संबंधों को लेकर के है कि पति पत्नी एक दूसरे पर अनावश्यक शक करते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो महिलाएं भी करती हैं, महिलाएं भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस तरह की होती हैं और पुरुष भी होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे समाज के सामने है। इस पर अभी मैंने एक कहानी, मेरी काले संदूक का राज, वो
महिला पूरे उसमें परेशान रहती है कि इस काले संदूक में क्या है। जी तो वो उस पर लिखी है। और भी अन्य, जैसे माता पिता की सेवा न करना, जी। और केवल पुत्र भी इसके वो होते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं ठीक से, बिल्कुल। लेकिन कई बार पुत्रियां भी ऐसा करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पुत्री है तो वो तो बहुत अच्छे से पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। ये अलग तरह की समस्याओं पर अगली जो मेरा कहानी संग्रह आने वाला है, जी जी, वो उस तरह की समस्याएं हैं उसमें मैंने उठाई हैं। और मुझे लगता है कहानी एक सीधे सीधे उपदेश देने की जगह, कहानी एक सशक्त माध्यम होता है लोगों को मैसेज देने के लिए और संदेश देने के लिए। उसमें आप सीधे पाठक की भावनाओं को उभार सकते हैं। जी। रेखा जी, आप आर्यन लेखिका मंच के अध्यक्ष भी हैं जी। तो ये मंच क्या करता है, मतलब क्या कार्य है इसका साहित्य में? मुझे ऐसा लगता था कि जो नई लेखिकाएं होती हैं जी, और जो हमारे हाड़ौती संभाग में जो लेखिकाएं हैं उनके लिए एक मंच होना चाहिए। जी। मैं खुद इस स्थिति से गुजरी हूँ कि मैं जब लिखती थी तो मुझे वो मंच नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि एक ऐसे मंच की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो झिझक होती है, नए लेखक में झिझक होती है, नई कवियत्री में एक झिझक होती है, तो उनको बाहर लाने के लिए, उनकी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता है। जी। और जब मैंने ये आर्यन लेखिका मंच आरंभ किया, इसकी जो नींव तो बहुत पहले रख दी गई थी। जी जी। एक तरह से मैंने 2012 में हमने एक गोष्ठी रखी थी, जी। संगोष्ठी, जब ये दामिनी कांड हुआ था तब। जी जी। लेकिन उसके बाद क्या है, हम सारी जो महिलाएं हैं या जो महिला लेखिकाएं वो एकत्रित नहीं हो पाए। किसी को कोई कहाँ व्यस्त हो गई, कहाँ अलग अलग उसमें। बाद में 2022 में विधिवत इसकी हमने हर मंथ आरंभ कर दी संगोष्ठियाँ, और उससे काफ़ी प्रोत्साहन महिलाओं को मिल रहा है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत थी। जी। अभी जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं 21 जो कवियत्रियाँ और लेखिकाएँ हैं, तो उनको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके अंदर एक भावना जागृत हो गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जल्दी हमारी शीघ्र एक किताब आनी चाहिए। इस तरह का एक भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसका भी मुझे पहले इतना पता नहीं था कि वास्तव में इतनी ज़रूरत है, जो मुझे बाद में लगा। रेखा जी, कोई कविता और हो आपके पास तो दर्शकों को सुनाइए। हाँ, नदी और स्त्री। जैसा मैंने थोड़ा पहले बताया था कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, और नारी सशक्ति आंदोलन भी एक चला। वैसे मेरी कविता ये नदी और स्त्री एक दूसरे मतलब प्रकृति के का अवलंबन लेकर मैंने ये लिखी है। स्त्री भी है इसमें और नदी भी है, कि जिस तरह से नदी अपना स्वरूप बिगाड़ लेती है तो क्या होता है। तो मुझे लगा कि जो नारी सशक्तिकरण आंदोलन है वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसमें भटकाव भी आए हैं। बिल्कुल। तो उसी को संदेश देते हुए मैंने ये कविता लिखी है कि नदियों तुम अपना काम करती रहना, नदियों तुम अपना काम करती रहना, ऐसे ही धारा प्रवाह बहती रहना। बिल्कुल। फसलों को सिंचित करना, किनारों को आबाद करना, नदियों तुम इसी तरह धारा प्रवाह बहती रहना। गंदे नाले राह में मिलेंगे, लानत मलामत तुम्हारी करेंगे, सदियों से जो सभ्यताएं पनपी किनारे, तुम बस चिंता उनकी करते रहना, ऐसे ही धारा प्रवाह बहती रहना। नदियों तुम धारा प्रवाह बहती रहना। बरसाती नदियाँ इटलाती आएंगी, बरसाती नदियाँ इटलाती आएंगी, अपने रूप यौवन से सबको भरमाएंगी। लोग देखने सौंदर्य उमड़े चले आएंगे, पिकनिक वहाँ खूब मनाएंगे। किसी दिन बरसाती नदियाँ किनारों का अतिक्रमण कर जाएंगी। बिल्कुल। किसी दिन
बरसाती नदियाँ किनारों का अतिक्रमण कर जाएंगी, बस्तियाँ खेत खलिहानों में घुसती चली जाएंगी, पिकनिक मनाने वालों को बहा ले जाएंगी, सोई हुई बस्तियाँ उजड़ जाएंगी, पुनर्निर्माण की तुम चिंता करती रहना। नदियों तुम ऐसे ही धारा प्रवाह बहती रहना। किसी भी महिलाओं का इस तरह से तेजी से आगे बढ़ना या गलत सहारों से आगे बढ़ना लुभाता बहुत है दूसरी महिलाओं को, बिल्कुल, लेकिन उससे क्या इस सभ्यता का होगा, ये एक प्रकार की चिंता है कि किस तरह से बस्तियां उजड़ जाती हैं, सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। जी। नदियों तुम शुद्ध न होना, नदियों तुम शुद्ध न होना, सबका है अस्तित्व यहाँ, बरसाती नदियाँ भी आएंगी, नाले भी उत्पात मचाएंगे, निर्झर भी उमड़े आएंगे, सभ्यताओं को पनपाना और समंदर तक जाना, लक्ष्य तुम्हारा भूल न जाना, स्मरण बस यही करती रहना, ऐसे ही बस धारा प्रवाह बहती रहना, नदियों तुम अपना काम करती रहना। वाह, बहुत सुंदर रचना रेखा जी। रेखा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई बड़ी उपलब्धि यानी कि पुरस्कार आपको मिला हो, वो बताएं अपने दर्शकों को। मुझे लगभग डेढ़ दर्जन जी, लगभग 1.5 दर्जन संस्थाओं ने पुरस्कार दिए हैं समय समय पर, और उसमें मेरे को जो अभी साहित्य श्री भारतेंदु समिति जी से मिला वो मैं उल्लेखनीय मानती हूँ। और एक साहित्य समर्था पत्रिका जो है जयपुर में, नीलिमा टिक्कू उसकी वो है संपादिका जी, उन्होंने मुझे मतलब वो अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं रखती हैं और उनकी मुझे पहले भी एक बार पुरस्कृत कर चुकी है उनकी संस्था मुझे। दूसरी ये लघु कथा पर द्वितीय पुरस्कार मुझे मिला है अखिल भारतीय स्तर का। जी। और इसके अतिरिक्त अभी मुझे उन्होंने मेरा नाम उन्होंने घोषित किया है श्रेष्ठ कहानियों में, मेरी जो मैंने काले संदूक का राज जी बताया था उस कहानी। ये थी हमारे साथ साहित्यकार रेखा पंचोली जी। रेखा पंचोली जी ने कहानियाँ भी लिखी, काव्य संग्रह भी लिखा, साथ ही इन्होंने आज की जो नई लेखिका है उनके लिए एक मंच भी ये सामने लाई, आर्यन लेखिका मंच। इससे कई जो कवियत्री जो साहित्य लिखती हैं उनको आगे बढ़ाने का काम ये कर रही हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों